हाँ तो बच्चों, आज के हम इस अध्याय में पास्कल के नियम का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम आपको द्रव चलित लिफ्ट के बारे में बताएंगे और साथ ही दाब पर गुरुत्व का प्रभाव के बारे में बताएंगे। तो पहला हम देखते हैं द्रव चलित लिफ्ट। तो क्या होता है, यह पास्कल के नियम पर आधारित उपकरण होता है, जिसमें इस प्रकार से C1 और C2 ये दो बेलनाकार नली होती है। द्रव चलित लिफ्ट हम देख रहे हैं, C1 और C2 दो बेलनाकार, इस प्रकार से C1 और C2 दो बेलनाकार नली होती है, जिसमें दोनों सिरों पर, इस सिरों पर एक जल अवरोधक पिस्टन A और B लगा होता है। A और B, ये क्या है, C1 और C2 बेलनाकार नली है, बेलनाकार नली है। B क्या बताया गया है, A और B को जल अवरोधक जल अवरोधक पिस्टन, बेलनाकार नली C1 और C2 है, जिस पर ये जल अवरोधक दो A और B पिस्टन होता है। देख रहे हैं कि पिस्टन A का जो क्षेत्रफल है वह पिस्टन B की क्षेत्रफल की अपेक्षा कम होती है। इस पर हम बल F लगाते हैं, पिस्टन A पर बल F लगाया जाता है, जबकि जिस वस्तु को हमको ऊपर उठाना होता है, जिस वस्तु को हमको ऊपर उठाना होता है, इनको B पर एक इस प्रकार से एक लिफ्ट लगा होता है, लिफ्ट, या फिर इस प्रकार से कोई भारी वस्तु को रखने के लिए स्थान होती है, जिस पर किसी भारी वस्तु को हम रखा जाता है। तो इसके द्वारा, द्रव चलित लिफ्ट के द्वारा कम बल लगा करके किसी भारी वस्तु को ऊपर उठाई जा सकती है, और जो किस पर आधारित होती है, पास्कल के नियम पर, जिसमें क्या क्या होता है बोला गया है, ये द्रव चलित लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित उपकरण होता है, जिस पर कम बल लगाकर भारी वस्तुओं को ऊपर उठाया जाता है, जिसमें C1 और C2 दो बेलनाकार नलियां होती है, जिस पर दोनों सिरों पर एक एक जल अवरोधक पिस्टन A और B लगा होता है। पिस्टन A का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पिस्टन B के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की अपेक्षा कम होता है। पिस्टन A पर हम बल लगाएंगे, बल लगाने के लिए लगा हुआ यहाँ पर, और पिस्टन B पर भारी वस्तु को रखने के लिए इस प्रकार से एक लिफ्ट लगा रख दिया जाता है। ठीक है, इनके अंदर जल डाल दिया जाता है, पूरे नली में पूरे नली में हम क्या भर दिया जाता है, जल भर दिया जाता है। चलिए देखते हैं इसकी कार्यविधि है, कैसा कार्य करता है। तो मान लेते हैं अपन द्रव चलित लिफ्ट की कार्यविधि देखते हैं अपन। माना पिस्टन A का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पिस्टन A का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A व पिस्टन B का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल B, जहां पर हमने आपको पहले ही बताया है कि B का मान A से अधिक होता है या A का मान B से कम होता है। ठीक है, हाँ, तो अपन देखते हैं कि यदि पिस्टन A पर यदि बल लगाया जाए,
पिस्टन ए पर बल F लगाया जाए यदि पिस्टन ए पर बल F लगाया जाए पिस्टन ए पर बल F लगाया जाए तो उसके द्वारा जल पर आरोपित दाब, तो उसके द्वारा जल पर पिस्टन ए के द्वारा जल पर आरोपित दाब P इक्वल टू कितना हो जाएगा, बल बटे क्षेत्रफल अर्थात F बटे A। किंतु पास्कल के नियमानुसार यह जो दाब है वह B को संतुलित हो जाएगा, परंतु पास्कल के नियमानुसार यह दाब पिस्टन B पर संचालित हो जाएगा, यह दाब पिस्टन B पर संचालित हो जाएगा। अतः पिस्टन B पर दाब F बाई A, तो यह दाब होता है पिस्टन B पर संचित हो जाएगा, पिस्टन B पर भी दाब कितना हो जाएगा, F बाई A। अतः पिस्टन B पर ऊपर की दिशा में लगने वाला बल पिस्टन B पर ऊपर की ओर लगने वाला बल बराबर होता है दाब गुणित क्षेत्रफल, दाब हम कितना निकाले हैं, दाब हम निकाले हैं F बाई A और क्षेत्रफल कितना निकाले हैं, B निकाले हैं। चूंकि हम क्या देखते हैं, चूंकि B बड़ा होता है A से, हम आपको बताए थे B का क्षेत्रफल को A से बड़ा माना गया है, तो इस समीकरण से क्या स्पष्ट हो रहा है कि B का मान A की अपेक्षा अधिक है, अतः हम कम से कम बल लगाकर किसी भारी वस्तु को ऊपर उठाई जा सकती है, और यही क्या है, द्रव चलित लिफ्ट। ठीक है क्या, तो ये द्रव चलित लिफ्ट है जिनकी कार्यविधि हम देखना कि द्रव चलित लिफ्ट क्या बोलता है, पास्कल के नियम पर आधारित एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से कम बल लगाकर किसी भारी वस्तु को हम ऊपर की ओर उठा सकते हैं, और जिनको हम गणितीय व्याख्या के द्वारा देखे हैं कि किस प्रकार कम बल लगाएंगे और भारी वस्तु उठ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे अपन चलते हैं गुरुत्व का प्रभाव के लिए। तो तरल दाब पर गुरुत्व का प्रभाव, तरल दाब पर गुरुत्व का प्रभाव। चलिए इसको देखते हैं अपन। मान लेते हैं इस प्रकार से किसी बर्तन में एक कोई पात्र है, इस पात्र में यदि हम रो घनत्व वाली द्रव ले लिए,
द्रव का घनत्व रो। इस प्रकार एक पात्र में हम रो घनत्व वाली द्रव लेते हैं और इनके अंदर एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर हम दो बिंदु ए और बी लेते हैं। दोनों देखो बिंदु एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर है। ए बिंदु ऊपर की ओर है, बी बिंदु नीचे की ओर है और मान लेते हैं इन दोनों की ऊंचाई हम मान लिए हैं, कितना मान लिए हैं, h मान लिए। ठीक है, क्या क्या माना गया है, माना किसी पात्र में रो घनत्व वाली कोई द्रव रखा हुआ है जिस पर एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर दो बिंदु ए और बी माना गया है। बिंदु ए ऊपर की ओर है और बिंदु बी नीचे की ओर है और दोनों की ऊंचाई हम कितना माने हैं, h मान लेते हैं। ठीक है, अब हम गुरुत्व प्रभाव की व्याख्या करने के लिए इन पर एक काल्पनिक बेलन बिंदु ए और बी पर एक काल्पनिक बेलन की कल्पना करते हैं। ए और ये बिंदु बी पर एक काल्पनिक बेलन की कल्पना करते हैं जिस काल्पनिक बेलन का इस काल्पनिक बेलन का क्षेत्रफल a मानते हैं और ऊंचाई, इनकी ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। ये काल्पनिक बेलन मान लिए जिनकी क्षेत्रफल कितना माने, a मान लिए और ऊंचाई हम कितना मान लिए, h मान लिए। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि ये बताया गया कि एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर दो बिंदु ए और बी है जिनके बेलन का क्षेत्रफल कितना माने, a और ऊंचाई h माने हैं। तो काल्पनिक बेलन का भार ये हो जाएगा द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण g। काल्पनिक बेलन का भार कितना हो जाएगा, द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण। और हम जानते हैं द्रव्यमान द्रव्यमान क्या होता है, आयतन गुणित घनत्व, आयतन गुणित घनत्व। तो आयतन हमारे पास आएगा a इंटू एच और घनत्व रो माना गया है इंटू g। तो काल्पनिक बेलन का भार हमको मिल गया AH रो इंटू g। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। ठीक, हाँ, और यह जो भार है यह ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ये जो बेलन का जो भार आया ये किधर लगेगा, ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करेगा। यह भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करेगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि बिंदु ए और बिंदु बी, बिंदु ए ऊपर है और बिंदु क्या है, नीचे की ओर है। मान लेते हैं कि बिंदु ए पर माना बिंदु ए पर दाब P1 व बिंदु बी पर दाब P2 लगाते हैं, लगा दिया गया है। ए पर दाब P1 और बिंदु बी पर दाब कितना लगाते हैं, अपन P2 लगा देते हैं। तो देखते हैं कि ये ऊपरी फलक है, बिंदु ए का फलक कौन सा है, ऊपरी फलक है। तो ऊपरी फलक पर नीचे की ओर लगने वाला बल, अतः ऊपरी फलक के द्वारा नीचे की ओर लगने वाला बल या फिर ऊपरी फलक पर नीचे की ओर लगने वाला बल, ऊपरी फलक पर नीचे की ओर लगने वाला बल मान लेते हैं F1। ये होता है दाब गुणित क्षेत्रफल, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं।
दाब हम P1 माने गए हैं फलक A पर, तो इस पर नीचे की ओर लगने वाला बल कितना आ गया, दाब P1 इंटू A। इसी प्रकार जो ऊपरी फलक है इनके द्वारा है, और अपन देखते हैं कि जो निचली फलक है बिंदु B है जिनका फलक नीचे की ओर है, इस नीचे फलक पर किधर की ओर, ऊपर की ओर लगने वाला बल तथा निचले फलक पर ऊपर की ओर लगने वाला बल, ऊपर फलक निचले फलक पर ऊपर की ओर लगने वाला बल, ये हो जाएगा हमारा P2 इंटू ए, F2 इक्वल टू P2 इंटू ये ऊपर की ओर बल लगता है F2। हम देख रहे हैं कि F1 और F2 की दिशा कैसी है, विपरीत, ऊपरी फलक नीचे की ओर बल लगा रहा है जबकि निचले फलक ऊपर की ओर बल लगा रहा है, ठीक है क्या। हाँ, चूंकि द्रव किस अवस्था में माना गया है, संतुलन अवस्था में है, अतः इस पर लगने वाला टोटल बल का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात जो हम भार निकाले हैं काल्पनिक बेलन का भार प्लस ऊपरी फलक द्वारा नीचे की ओर लगने वाला बल और नीचे फलक पर ऊपर की ओर लगने वाला बल, इन सभी का योगफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। चूंकि द्रव संतुलन अवस्था में है, अतः ठीक ऊपर की ओर लगने वाला बल प्लस जो भार हम निकाले हैं, भार निकाले थे अपन A इंटू H रो इंटू G और F2 इक्वल टू 0। यहाँ पर F2 माइनस आया हुआ है, माइनस क्यों आया हुआ है, क्योंकि जो निचले फलक है वो ऊपर की ओर बल लगा रहा है जबकि ये दोनों नीचे की ओर बल लगा रहा है, इसका ये दोनों प्लस में है और इसकी दिशा हो जाएगा विपरीत, इसका ये माइनस। चलिए समीकरण 2 और 3 से मान रखते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा P1A प्लस AH रो इंटू G माइनस P2A इक्वल टू 0। इसके तरफ पक्षांतर कर देते हैं, तो इस तरफ हमारा आ जाएगा P2A, ये माइनस हो जाएगा, P1A इक्वल टू इस तरफ हमारा बच जाएगा AH रो इंटू G, ठीक है। चलिए इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। इसमें हमारा कॉमन निकल गया, हमारे पास आ गया P2 माइनस P1, कॉमन निकाल लिए A, इधर भी हमारा AH रो इंटू G, दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो P2 माइनस P1 इक्वल टू H रो इंटू G, ये हो गया। इस इक्वेशन से क्या स्पष्ट होता है, इस इक्वेशन से हमारा ये स्पष्ट हो रहा है कि एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित दो बिंदुओं में दाबांतर होता है, ठीक है। इस इक्वेशन से हमारा क्या स्पष्ट होता है कि एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर दो बिंदुओं में दाबांतर होता है। ये इक्वेशन हमारा बता दिया कि एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर दो बिंदुओं के मध्य में कैसा उत्पन्न होगा, दाबांतर उत्पन्न होगा। चलिए इसी में से अपन देखते हैं अपन कि यदि गुरुत्व की उपेक्षा कर दिया जाए, यदि गुरुत्व की उपेक्षा करें, तो यदि गुरुत्व की उपेक्षा करते हैं इसका मतलब जो काल्पनिक बेलन माने हैं उनकी भार को हम 0 मान लेंगे, मतलब ये टर्म्स हमारा 0 हो जाएगा। तो गुरुत्व की उपेक्षा करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, P2 माइनस P1 इक्वल टू 0। अर्थात इससे क्या स्पष्ट हुआ, इससे स्पष्ट हुआ कि P2
इक्वल टू P1 हुआ। अर्थात यदि हम गुरुत्व की उपेक्षा कर दिएंगे तो दोनों बिंदुओं पर उत्पन्न दाबांतर का मान कैसा होगा, एक समान होगा। ठीक है क्या? ये हमारा क्या स्पष्ट होता है कि गुरुत्व की उपेक्षा करें, यदि गुरुत्व की उपेक्षा करें तो दो बिंदुओं में गुरुत्व की उपेक्षा करें तो एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा के दो बिंदुओं पर दाब एक समान होता है। यदि हम गुरुत्व की उपेक्षा करते हैं तो एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर दो बिंदुओं पर दाब कैसा होगा, एक समान होगा। इसके पहले हमने आपको बताया था कि एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर दो बिंदुओं में क्या होता है, दाबांतर होता है। और आगे हम सिद्ध किए कि गुरुत्व की उपेक्षा करेंगे तो एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर दो बिंदुओं पर दाब कैसा होगा, एक समान होगा। ठीक है। अब यदि हम मानते हैं, यदि इसी इक्वेशन में हम यदि h इक्वल टू 0 अर्थात दोनों बिंदु माना गया, ऊंचाई माना गया था, इनको हम 0 बार मान लेते हैं, अर्थात ये दोनों होगा वो एक ही क्षैतिज रेखा पर होगी। ठीक है। यदि h इक्वल टू 0 अर्थात दोनों बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर हो तो तो h इक्वल टू 0 अर्थात दोनों बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर हो तो इससे क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 इक्वल टू h इक्वल टू 0। तो ये पूरा टर्म्स कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात P1 इक्वल टू P2 अर्थात जब दोनों बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर होती है तो उन पर भी दाब का मान कैसा होता है, एक समान होता है। ठीक है। इसलिए एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित बिंदुओं पर उत्पन्न दाब एक समान होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको तरल दाब पर गुरुत्व का प्रभाव बता रहे थे, जिसमें हमने आपको 3 कारक बताए। इसमें गुरुत्व प्रभाव पहला हम आपको यहाँ पर गणितीय व्यंजक के द्वारा बताए कि यदि दो बिंदु है एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर, दो बिंदु एक ही जब ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित होता है तो उनमें दाबांतर होता है। और इसी को हम उल्टा कर देंगे कि दो बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर होती है तो उनके दाब कैसा होता है, एक समान होता है। साथ ही हमने आपको बताया कि दोनों बिंदुओं पर यदि हम गुरुत्व की उपेक्षा कर दे, अर्थात जो काल्पनिक बेलन माने थे उनकी भाल को हम नगण्य मानते हैं, 0 मानते हैं, तो उस स्थिति पर भी गुरुत्व की उपेक्षा करेंगे तो उत्पन्न दो बिंदु रहेगा, उन पर दाब का मान एक समान होगा। ठीक है। आज के अध्याय में हमने आपको द्रव चलित के बारे में बताया और तरल दाब पर गुरुत्व का प्रभाव बताया। आगे के अध्याय में हम और बातों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।